27 सितंबर 2024 शुक्रवार। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र में एक दमदार और महत्वपूर्ण भाषण दिया, जिसमें उन्होंने मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के बीच इजरायल के चुनौतियों के विरुद्ध उनके प्रयासों का जिक्र करते हुए क्षेत्रीय शांति का आह्वान किया। नेतन्याहू ने अपने देश के विरोधियों से इजरायल के अस्तित्व संबंधी खतरों का सामना करते हुए शांति के लिए इसकी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। नेतन्याहू ने अपने देश के विरोधियों को इजरायल का जंगली दुश्मन बताया। उन्होंने इजरायल को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में चित्रित किया जो इसके अस्तित्व को चुनौती देने वाले चल रहे संघर्षों के बावजूद स्थिरता और सहयोग के लिए प्रयास कर रहा है। नेतन्याहू की टिप्पणियों ने इजरायल की स्थिति के द्वंद्व को उजागर किया, जहां वह अपने शत्रुतापूर्ण ताकतों के खिलाफ खुद की रक्षा करने के साथ साथ साझेदारी और बुनियादी ढांचे का निर्माण करना चाहता है। अपने संबोधन के दौरान नेतन्याहू ने मिडिल ईस्ट के दो विरोधाभासी नक्शे पेश किए। पहला नक्शा, जिसे उन्होंने आशीर्वाद कहा, उन देशों को हरे रंग में दर्शाया जो विकास और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय भागीदारों के साथ इजरायल के प्रयासों को सहयोग करते हैं। इस प्रतिनिधित्व का उद्देश्य क्षेत्र में शांति के लिए इजरायल के सकारात्मक योगदान और आकांक्षाओं को प्रदर्शित करना है। इसके बिल्कुल विपरीत द कर्ज शीर्षक वाले दूसरे मानचित्र में ईरान, इराक और सीरिया जैसे देशों को काले रंग में दर्शाया, जो इजरायल के साथ इसके क्षेत्रीय शांति और विकास के लिए खतरा है, जिन्हें नेतन्याहू ने अशांति, अस्थिरता और आक्रामकता के स्रोत कहा। यह भाषण ऐसे समय में आया जब मिडिल ईस्ट क्षेत्र में तनाव बढ़ा हुआ है, विशेष रूप से हिजबुल्लाह और अन्य आतंकवादी समूहों के एस्केलेशंस के बाद। यहां ज्ञात रहे कि नेतन्याहू का यूएन में यह भाषण इजरायली हवाई हमले में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की हत्या के कुछ घंटे पहले की ही है, और अब तक दुनिया को ये पता नहीं था कि नसरल्लाह का संहार उसी दिन होने वाला है। यूएन में नेतन्याहू की टिप्पणियां उन ताकतों के खिलाफ इजरायल के संघर्ष की एक व्यापक कहानी को दर्शाती हैं, जिनके बारे में उनका दावा है कि वे इन दुष्ट ताकतों को नष्ट करेंगे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के मंच से इन खतरों के खिलाफ अपने सैन्य कार्रवाई को जारी रखने के उनके दृढ़ संकल्प को स्पष्ट किया, क्योंकि उन्होंने लेबनान और गाजा में पनप रहे आतंकवादी समूहों को जड़ से खत्म करने की कसम खाई थी। अपने भाषण के शुरुआत में बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करते हुए मंच से कहा, श्रीमान राष्ट्रपति महोदय, देवियों और सज्जनों, मेरा इस वर्ष यहाँ यूएन में आने का इरादा नहीं था। मेरा देश युद्ध में है, हम अपने जीवन के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जब मैंने इस मंच पर कई वक्ताओं द्वारा हमारे देश पर लगाए गए झूठे आरोपों और अपशब्दों को सुना, तो मैंने यहाँ आने और अपनी बात को रिकॉर्ड में रखने का फैसला किया। मैंने अपने लोगों के लिए बोलने के लिए यहाँ आने का फैसला किया। उन्होंने आगे कहा, मुझे अपने देश के लिए बोलना है, सत्य के लिए बोलना है, और यह सच्चाई है कि इजरायल शांति चाहता है। इजरायल शांति के लिए तरस रहा है। इजरायल ने शांति बनाई है और फिर से शांति बनाएगा। फिर भी हमें उन क्रूर शत्रुओं का सामना करना पड़ता है जो हमारा विनाश चाहते हैं, और हमें उनसे अपना बचाव करना है। पिछले वर्ष अक्टूबर में हमास के इजरायल पर आक्रमण के संदर्भ में उन्होंने याद दिलाया, 7 अक्टूबर का अभिशाप तब शुरू हुआ जब हमास ने गाजा से इजरायल पर आक्रमण किया, लेकिन यह यहीं समाप्त नहीं हुआ। इजरायल को जल्द ही ईरान द्वारा आयोजित 6 और युद्ध मोर्चों पर अपनी रक्षा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हमास ने दर्जनों विभिन्न देशों से 251 लोगों का अपहरण कर लिया और उन्हें गाजा की काल कोठरियों में खींच लिया। इजरायल इनमें से 154 बंधकों को घर ले आया है, जिनमें 117 जीवित लौट आए हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक बाकी बंधकों को भी घर नहीं पहुंचा दिया जाता, जिनके परिवार के कुछ सदस्य आज यहां हमारे साथ हैं। मैं आपसे उनके लिए खड़े होने के लिए कहता हूं। आगे उन्होंने कहा, 8 अक्टूबर को हिजबुल्लाह ने लेबनान से हम पर हमला किया। तब से उन्होंने हमारे कस्बों और शहरों पर, हमारे नागरिकों पर, हमारे बच्चों पर 8,000 से अधिक रॉकेट दागे हैं। 2 हफ्ते बाद यमन में ईरान समर्थित हौथिस ने इजरायल पर ड्रोन और मिसाइलें लॉन्च कीं, जो 250 ऐसे हमलों में से पहला था, जिसमें कल तेल अवीव को निशाना बनाकर किया गया हमला भी शामिल था। सीरिया और इराक में ईरान के शिया मिलिशिया ने पिछले साल भी दर्जनों बार इजरायल को निशाना बनाया है। इसके बाद उन्होंने इस वीडियो के शुरुआत में कहे गए आशीर्वाद और द कर्ज शीर्षक वाले मानचित्रों को दिखाकर उनके संदर्भ में बातें की। मानचित्रों को दिखाते हुए उन्होंने कहा, तो देवियों और सज्जनों, हमारे सामने प्रश्न सरल है। मैंने आपको जो 2 मानचित्र दिखाए हैं, उनमें से कौन सा हमारे भविष्य को आकार देगा?
क्या यह इजराइल हमारे अरब के साझेदारों और बाकी दुनिया के लिए शांति और समृद्धि का आशीर्वाद होगा? या क्या यह वह अभिशाप होगा जिसमें ईरान और उसके प्रतिनिधि हर जगह अशांति, नरसंहार और अराजकता फैलाएंगे? इजराइल ने पहले ही अपनी पसंद बना ली है। हमने आशीर्वाद को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। हम अपने अरब पड़ोसियों के साथ शांति के लिए साझेदारी बना रहे हैं और साथ ही उन आतंकी ताकतों से लड़ रहे हैं जो शांति के लिए खतरा हैं। यह अभिशाप व्यापार को बंद कर देता है, यह राष्ट्रों को भीतर से नष्ट कर देता है और लाखों लोगों को दुख पहुंचाता है। एक ओर है एक उज्ज्वल आशीर्वाद, आशा का भविष्य। दूसरी ओर है निराशा का अंधकारमय भविष्य वाला अभिशाप। और अगर आपको लगता है कि ये काला नक्शा सिर्फ इजराइल के लिए ही अभिशाप है, तो आपको दोबारा सोचना चाहिए। हिजबुल्लाह पर नेतन्याहू ने स्पष्ट रूप से कहा, बहुत हो गया, इजराइल को लेबनान में हिजबुल्लाह को भी हराना होगा। हिजबुल्लाह आज दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आतंकवादी संगठन है। इसमें ऐसे जाल हैं जो सभी महाद्वीपों तक फैले हुए हैं। इसने बिन लादेन को छोड़कर किसी भी आतंकी समूह की तुलना में अधिक अमेरिकियों और अधिक फ्रांसीसी लोगों की हत्या की है। इसने यूएन के इस कमरे में प्रतिनिधित्व करने वाले कई देशों के नागरिकों की हत्या की है। और इसने पिछले 20 वर्षों में इजराइल पर क्रूर हमले किए हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल के उत्तर में जीवंत शहरों को भूतिया शहरों में बदल दिया। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में समकक्ष अमेरिकी संदर्भ में सोचें। जरा कल्पना करें कि आतंकवादियों ने एल पासो और सैन डिएगो को निर्जन भुथा शहर बना दिया। जब तक हिजबुल्लाह युद्ध का रास्ता चुनता है, इजराइल के पास कोई विकल्प नहीं है। और इजराइल को इस खतरे को दूर करने और अपने नागरिकों को सुरक्षित उनके घरों में वापस लाने का पूरा अधिकार है, और हम यही कर रहे हैं। जबकि इजराइल ऐसी शांति प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, ईरान और उसके आतंकी प्रतिनिधि इसे विफल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसीलिए ईरान के नापाक मंसूबों को नाकाम करने का सबसे अच्छा तरीका है शांति को हासिल करना। इजराइल के ऊपर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएन के मंच से कहा, हम इस नैतिक भ्रम को तब देखते हैं जब इजराइल पर नरसंहार का झूठा आरोप लगाया जाता है, जबकि हम उन दुश्मनों से अपना बचाव करते हैं जो हमारे खिलाफ नरसंहार करने की कोशिश करते हैं। हम इस भ्रम को तब भी देखते हैं जब अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी के अभियोजक द्वारा इजराइल पर गाजा में फिलिस्तीनियों को जानबूझकर भूखा मारने का बेतुका आरोप लगाया जाता है। हम पर जब 300 ड्रोन, क्रूज मिसाइलें और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जाती हैं, तब उनको नहीं दिखता। इसके बाद नेतन्याहू ने ईरान को खुलेआम यूएन के मंच से सचेत करते हुए कहा, मेरे पास तेहरान के अत्याचारियों के लिए एक संदेश है, यदि आप हम पर हमला करेंगे तो हम भी आप पर हमला करेंगे। ये जान ले कि ईरान में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां इजराइल के लंबे हाथ नहीं पहुंच सकते। और यह पूरे मिडिल ईस्ट के लिए भी सच है। नेतन्याहू का यह संदेश ईरान और उसके सहयोगी देशों के लिए एक बड़ी चेतावनी है। और इस चेतावनी का वास्तविक प्रमाण दिखाते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री के यूएन के संबोधन के कुछ घंटों बाद ही शाम तक 27 सितंबर 2024 के दिन की सबसे सनसनीखेज खबर सामने आई, जब इजरायली रक्षा बलों ने घोषणा की कि उसकी वायुसेना ने नसरल्लाह की हत्या के लक्ष्य से बेरूत में हिजबुल्लाह के मुख्य मुख्यालय पर हमला किया, जिसमें नसरल्लाह मारा गया। पहले तो लोगों ने नसरल्लाह के मौत पर विश्वास नहीं किया, पर अगले दिन ही हिजबुल्लाह ने उसकी मृत्यु की पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र में नेतन्याहू का संबोधन मिडिल ईस्ट के जटिल भूराजनीतिक परिदृश्य को रेखांकित करता है, जहां शांति की आकांक्षाएं अक्सर चल रहे क्षेत्रीय संघर्षों से प्रभावित होती हैं। सहयोग और शत्रुता के बीच द्वंद्व पर उनका जोर उन चुनौतियों को दर्शाता है जिनका इजराइल इसके चारों ओर के अशांत क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता के लिए दशकों से निरंतर सामना कर रहा है। इजरायली हवाई हमले में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह का मारा जाना आतंकवादी समूह के लिए एक बड़ी क्षति है, जो संभावित रूप से क्षेत्र में गतिशीलता को बदल देगा। वहीं रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सावधानी की जरूरत पर बल देते हुए परमाणु संघर्ष के खतरों को लेकर चिंता और चेतावनी जारी की है। यह घटनाक्रम मौजूदा तनावों और संघर्षों को उजागर करते हैं, जो वैश्विक राजनीति को नया आकार देगा। अगर आपको यह वृत्तांत और विश्लेषण अच्छा लगा तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे चैनल के बाकी वीडियोस को भी देखें। धन्यवाद।